नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत की इंटरव्यू सीरीज़ में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आदिवासी नेताओं से या उन लोगों से जो आदिवासी मुद्दों से सरोकार रखते हैं। अभी अभी लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए हैं। एक बार फिर नई सरकार या यूँ कहें कि वही सरकार केंद्र में सत्ता संभालने वाली है। और आज मैं भी भारत के स्टूडियो में, मैं भी भारत के ऑफिस में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। आपने मध्य प्रदेश की सैलाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में ज़रूर सुना होगा। वहाँ के विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार। जब ये चुनाव जीते थे तो इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि ये उम्मीदवार बहुत सारे करोड़पति उम्मीदवारों के बीच में ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कुछ लाख रुपए भी नहीं थे। इसके बावजूद वो चुनाव जीते। कैसा उनका अभी तक का सफ़र रहा एक विधायक के तौर पर और आने वाले वक्त में उनकी क्या योजनाएं हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। कमलेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। आपका जी। तो अब आपको विधायक बने कुछ समय हो गया है। विधायक जब आप बनते हैं तो आप विधानसभा जाते हैं और अधिकारियों से मिलना जुलना होता है, और राजधानी भोपाल में आपको निवास मिलता है। किस तरह का बदलाव आया है ज़िंदगी में? बदलाव तो बहुत कुछ आया है। पहले लाइफ दूसरे प्रकार की थी, बेरोजगार थे और मजदूरी टाइप करते थे। अब विधायक बने हैं तो अपनी तो आवश्यकताओं की पूर्ति होती, मगर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो उसका भी एहसास है कि हमें लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। जो वादे हमने लोगों से किए हैं उसके ऊपर भी काम करना है। तो एक जिम्मेवारी का एहसास है जी। और मैंने आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि आपने काफ़ी समय दिल्ली में भी बिताया और यहाँ पर आपने लंच बॉक्स बांटे, वेटर की नौकरी की। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर आपके इलाके के बारे में और आपकी प्राथमिकताओं के बारे में बात करेंगे। मैं यहीं दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी की पढ़ रहा था। तो कमरे का किराया, रूम का किराया और मेरा खुद का जो व्यक्तिगत खर्चा होता है, खाना पानी कपड़ा, उसकी इंतजाम नहीं कर पा रहा था। तो फिर वो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। फिर भी नोएडा के सेक्टर 67 में, मुझे यहाँ तक याद है, मैं टिफ़िन सेंटर पर काम करता था। टिफ़िन बांटता था साइकिल पर रख करके, और कारपोरेट इलाका था उसके अंदर में। अच्छा, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, उस ऑफिस में बांटता था। इस दौरान मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, छोटी भी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं लगातार। तो कितना एक पैसा मिल जाता था उस वक्त में आपको? एक महीने का 8,500 रुपया था। अच्छा, तो कभी घर परिवार ने ये नहीं कहा या आपको नहीं लगा कि यार मैं दिल्ली एक बेहतर भविष्य के लिए आया हूँ, लॉ फैकल्टी में पढ़ने आया हूँ और मैं ये टिफ़िन बांट रहा हूँ? घर वालों के पास भी पैसा था ही नहीं, तो वो क्या करें। हमने कहा कि जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो, क्योंकि घर वाले जो फैमिली है मेरी, मजदूर परिवार से मैं आता हूँ। माता पिता भी मजदूरी करते थे। विधायक बनने के बाद मैंने मजदूरी छुड़वाई। मैं इंतजाम करूँगा घर का खाना पानी, लेकिन आपको मजदूरी नहीं करनी। तो मैं जब पढ़ रहा था दिल्ली में, तब माता पिता मजदूर थे, तो उनकी ओर से तो कोई सजेशन ही नहीं था कि आप ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने बोला जैसा तुमको लगे वैसा करो, लेकिन करते रहो। इसलिए हम मजदूरी भी करते थे जी। और अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जाहिर है, जैसा आपने कहा कि आपको जिम्मेदारी का एहसास है और लोगों की आपसे अपेक्षा भी होगी, क्योंकि चुनाव में तो लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आजकल तो पंचायत के चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। आपको बिना पैसा खर्च किए लोगों ने वोट दिया। तो आपके इलाके के बारे में आपकी मुख्य चिंताएं क्या हैं, क्या करना चाहते हैं आप? एक तो मेरे इलाके में मैं एजुकेशन को ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर पढ़ाई लिखाई लोगों की ठीक होगी तो उनकी 90% समस्याओं का समाधान वो खुद ही कर लेंगे, और 10% कोई समस्या होगी तो वो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी जनप्रतिनिधि के पास में जाता है कि मेरा ये काम दिक्कत हो रही, अटक गया है, आप मदद करो। मैं पढ़ा लिखाना चाहता हूँ। आने वाले जो जनरेशन्स हैं, आज के छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाई हम ठीक करवा देंगे। जब वो बड़े होंगे या नेक्स्ट जनरेशन है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी।
तो मैं एजुकेशन पर काम करना चाहता हूँ। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है रतलाम जिले का सेलाना, वहाँ जितने भी स्कूल्स हैं शासकीय, बहुत सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, शासन ने खुद ही बंद किए हैं। और स्कूल्स के अंदर में शिक्षक कितने हैं या आप खुद ही वहाँ आकर के देखेंगे पता चलेगा। 50% भी शिक्षक नहीं है स्कूल्स के अंदर में। और उस 50% जो है उनमें से आधे से ज़्यादा तो टेम्पररी है, मतलब अतिथि शिक्षक कहते हैं मध्य प्रदेश में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, पर रेगुलर टीचर्स नहीं है। और जो टीचर्स है उपलब्ध वो दूसरे काम करते हैं सरकार के। कोई चुनाव आएगा तो उसमें ड्यूटी लगवा दी, कोई फिर कोई सी योजना आई सरकार की तो उसको इम्प्लीमेंट करने में लगा देते हैं। तो पढ़ाई वहाँ पर बिल्कुल घटिया क्वालिटी की हो गई है, शिक्षक है नहीं स्कूल्स के अंदर में, स्कूल के भवनों का संचालन नहीं है। तो मेरा पहला फोकस इसके ऊपर है, क्योंकि मैं आज विधायक बना हूँ, दिल्ली में यहाँ रुका हूँ, पहले रहा हूँ, एक मजदूर वर्ग जंगल से आकर के, तो मैं एजुकेशन की वजह से, समझदारी की वजह से आया हूँ। एजुकेशन जाएगी तो लोगों में, समाज में, सोसाइटी में समझदारी आएगी और अपनी समस्याओं के ऊपर समाज खुद काम करेगा। तो मैं एजुकेशन पर पहला काम करूँगा। दूसरा, आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके ऊपर मुझे काम करना है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। भारत के संविधान में अनुच्छेद 275 उसका रुपया आता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, स्पेशल बजट, उसके ऊपर काम करना। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची उसको मुझे लागू करना है। और एक जो आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के 5-7 जिले, राजस्थान के जिले, गुजरात और महाराष्ट्र, इनके कुल जिले मिलाकर लगभग 35-40 के आसपास जिले हैं। यहाँ भील कम्युनिटी और उसकी सब ग्रुप्स, भिलाला, बारेला, पटेलिया, गरासिया, ये बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर और बहुत बुरी स्थिति वहाँ पर, विकास के नाम पर आप देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया राज्य बनना चाहिए। भील प्रदेश की जो मांग है, भील प्रदेश की जो मांग है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। विधायक होने के नाते जितना मैं कर सकता हूँ विधानसभा के अंदर मैं उसको उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और दिल्ली भी एक विधायक सांसद जीत करके आए हैं राजस्थान से, वो भी यहाँ पर उठाएंगे। तो संविधान के अधिकारों के ऊपर हम काम करेंगे, भील प्रदेश और बेसिक एजुकेशन के ऊपर हम काम। जी, आप कह रहे हैं कि आप के इलाके में स्कूलों की बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, टीचर्स नहीं हैं तो उनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है राजस्थान से लेके, चाहे वो गुजरात के ट्राइबल एरियाज़ हों या मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ हों, हम हाल ही में अलीराजपुर गए थे, वहाँ हमने स्कूलों की हालत देखी। टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स हैं तो भवन में पानी टपक रहा है। ये सब समस्याएं तो हैं ही। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती है बच्चों को स्कूल तक ले जाना, क्योंकि ज़्यादातर ये जो आदिवासी इलाके हैं यहाँ से मजदूरी के लिए लोग बाहर जाते हैं, या तो बच्चों को साथ ले जाते हैं या बूढ़े माँ बाप के भरोसे बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो बच्चों को स्कूल ले जाना वो भी एक बड़ी चुनौती नज़र आती है। उसका कैसे समाधान हो सकता है? देखिए, एक जैसे बारिश खत्म होती है और जो एक उपज निकलती है जिसको खरीफ की फसल कहते हैं जी, जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन आदिवासियों के पास भी बहुत कम बची हुई, थोड़ी बहुत 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, उसमें से अपना कपास मक्का वगैरह हुआ करके और फिर वो फ्री हो जाता है। सिंचाई के साधन है नहीं और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था सब जगह पे नहीं है, कहीं कहीं है। तो क्या करते हैं लोग, आधी से ज़्यादा आबादी बाहर चली जाती काम करने के लिए, उसको पलायन कहते हैं, माइग्रेशन हो जाता है जी। अब जब किसी माँ बाप के बच्चे छोटे छोटे हैं, अब माता पिता रतलाम से मध्य प्रदेश से मजदूरी करने के लिए राजस्थान आए या गुजरात के कारपोरेट कहीं कंपनी में, फैक्ट्रीज में, तो छोटे बच्चे घर पे तो छोड़ेंगे नहीं, वो उनकी देख रेख कौन करेगा? तो उन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को साथ में ही रखना पड़ता है। तो बच्चे की, जब बच्चा 1-2 मतलब पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास बच्चा पढ़ने वाला माता पिता के साथ में जाएगा। माता पिता 4-4, 5-5 महीना अपना वतन से दूर रहे, वतन मतलब अपना गांव, अपना इलाका, अपने वतन से दूर रह करके मजदूरी पर जाते तो बच्चे वहाँ चले जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई बाधित हो रही है। और दूसरा, सरकारी स्कूल के अंदर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो बच्चों के माता पिता को भी ये पता है इस बात का कि स्कूल में पढ़ाई तो है नहीं ठीक ठाक की, मध्याह्न भोजन के नाम से कुछ 1-8 चम्मच कुछ मिलता है, दलिया वलिया वो भी खा जाते हैं, पढ़ाई नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। तो बच्चा भेजकर करे क्या? मतलब अविश्वास है आदिवासी इलाकों में माता पिता को कि हम स्कूल बच्चा भेजेंगे तो हमारा बच्चा बिगड़ेगा। यहाँ तक इतने नेगेटिव विचार आदिवासियों में आ रहे हैं। मैं भी कई जगह कहता हूँ कि आप लोग बच्चे स्कूल भेजो, आप ऐसा मत सोचो बच्चा सुधरेगा। बोला बच्चा स्कूल जाएगा तो मजदूरी करना नहीं सीख पाएगा, उसके हाथ कमजोर रहेंगे, हल चलाना नहीं सीख पाएगा, कृषि कार्य नहीं कर पाएगा, कहाँ नौकरी मिल रही? मैंने बोला नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन एजुकेशन जरूरी, अपना व्यवसाय, अपना धंधा सेटअप कर लेगा, मगर फिर भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना है। इतना अविश्वास पैदा हो।
कमलेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो नेता या जो विधायक गांव में पानी का टैंकर देता है, सड़क बनवाता है, लाइट लगवा देता है या किसी की पेंशन बनवा देता है, इस तरह के काम को लोग काम मानते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं शिक्षा का स्तर सुधारना चाहता हूँ क्योंकि उसमें लंबा समय लगेगा और उसमें बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है, शायद उसमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता है कि अगला चुनाव आपके लिए फिर मुश्किल हो सकता है? क्योंकि ये दुखद है, लेकिन इस तरह के सवाल के भील प्रदेश बनाना है या मुझे एजुकेशन का स्तर सुधारना है, ये बहुत लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं। उनको लगता है यार ये विधायक तो बना दिया लेकिन बड़ी बड़ी बातों में समय खराब कर रहा है। मैं विधायक बना हूँ, आज 5 तारीख हुई, 5 महीने और 1 दिन हो चुका है। आज पूरे 3 दिसंबर से लेकर के और आज 5 महीने हुए हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं यदाकदा दिल्ली भी आता रहता हूँ, भोपाल भी जाता हूँ, विधानसभा वहाँ है। यहाँ पर भी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग दफ्तरों में जाना पड़ता है अपनी चिट्ठी ले करके या फॉलोअप लेने के लिए। मैं दूर रह करके भी अपने इलाके के लोगों से लगातार कनेक्शन में रहता हूँ। अपने विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारी, अधिकारी, उनसे कैसे काम करवाना, क्रियान्वयन करवाना योजनाओं को मैं लगातार लगा रहता हूँ। अब मेरी एक समस्या आई थी, लोगों ने ये कहा था कि सर इतना समय हो गया, हमारे लगभग 15 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। अब जब मोबाइल का नेटवर्क नहीं आएगा तो आपकी वहां पर बैंक भी नहीं होगी। बैंक में तो काम ऑनलाइन होते हैं, तो बैंक भी नहीं है वहां पर। मोबाइल ये नेटवर्क का इशू है वहाँ पर, तो वहाँ पेट्रोल पंप भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है वहाँ पर, बहुत हज़ारों की संख्या में लोग हैं, वहाँ पेट्रोल पंप नहीं है। मतलब मोबाइल ये नेटवर्क कनेक्शन नहीं होने की वजह से बहुत इशू मैंने उसको रेस किया। मेरे को लोगों ने कहा, फिर मैंने उसकी स्टडी करी, 207 करोड़ रुपया आदिवासियों के बजट का पैसा आता, प्रावधान है। कितना? 207 करोड़ रुपया। 207 आदिवासी, हाँ 207, 2 अरब 7 करोड़ रुपया आदिवासियों का था, उपयोजना के नाम का था। वो 1998 से वो स्कीम चली आ रही, भारत का वो बजट का हिस्सा, वो संवैधानिक बजट है वो। उसका आदिवासियों को उपयोजना का बजट निकाल करके और महिला बाल विकास विभाग को दे दिया, डाइवर्ट कर दिया पैसा। वो गैर कानूनी है, वो असंवैधानिक है। मैंने फौरन चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने लिखित में बात करी, और वहाँ वित्त मंत्री मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, राज्यपाल, उनको मैंने लिखित में चिट्ठी पर बात करी। तत्काल आप लोग कहीं से भी व्यवस्था करके और ये हमारा हिस्सा आप वापस, 207 करोड़ रुपये की मांग करी मैंने। अगर इस पर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर मैं अदालत भी जाऊंगा। उसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर मैं सड़क पर उतरूंगा लोगों के साथ जी। तो मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। मुझे एक बार मौका मिला सर्विस देने का, तो अगली बार लोग मुझे जीता ही नहीं जीता, कोई चिंता नहीं इस बात की, लेकिन मेरा ये जो 5 साल मिला इसका परफॉर्मेंस शानदार दूंगा। लेकिन आदिवासी इलाकों में अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, आजकल तो राशन हो, कोई भी काम हो, चाहे वो पेंशन हो, हर चीज़ मोबाइल से जुड़ी हुई है, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी हुई है। आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे गांव हैं जहां नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं? बहुत गांव ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है। अगर कोई विपत्ति आ गई, कोई बड़ी हिंसा हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको 100 नंबर पुलिस का होता, वो डायल करना होता, नेटवर्क ही नहीं मिलता, पुलिस से आप लोग संपर्क नहीं। एम्बुलेंस बुलानी हो, एम्बुलेंस बुलानी, 108 मध्य प्रदेश में फैसिलिटी है, अलग अलग राज्य में यह नंबर इश्यू होता है। आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया है ना, अस्पताल की आपको हेल्थ की चाहिए, एम्बुलेंस बुलवाना है, आपका नेटवर्क नहीं है, आप लोग डॉक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट इंटरनेट को कहता है कि फंडामेंटल राइट, कंपलसरी, मैंडेटरी होना ही चाहिए, मैंडेटरी होना ही चाहिए। तो आपने इस मुद्दे पर क्या क्या किया है अभी तक? मैंने मुख्यमंत्री से पेपर पर बात करी है, और मैंने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर भारत सरकार को पेपर पर बात करी है। वहाँ निश्चित तौर पर जवाब आएगा। हो सकता है कि मैं कल तक मैं मंत्रालय चले जाऊँ। अच्छा, अश्विनी वैष्णव, तो आप इसको फॉलो अप कर रहे हैं? काम करो, इसको बिल्कुल न करना पड़ेगा वो जी। सिर्फ चिट्ठियां लिखते रहेगा तो काम थोड़ी ना होगा, हमको वापस भी देखना भी तो पड़ेगा ना, हमने ये काम किया, इसका रिजल्ट क्या आया, ऐसा। लेकिन कई बार इस तरह की आलोचनाएं भी होती हैं कि जो नेता सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़मीन से वो गायब हो जाते हैं, वो लोगों के बीच में जाने की बजाय चिट्ठियां लिखना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, उसमें ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। कहीं वैसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ?
नहीं, मेरे पास में पहले भी कोई सोशल मीडिया टीम नहीं थी, मैं पहले भी सोशल मीडिया चलाता नहीं था। तो मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी कनेक्ट होते हैं। अब जैसे मान लो 4-5 पेजेस फॉलो कर रखे मैंने मंत्रालयों के, मुख्यमंत्री के, हम लोग चलाएंगे उसको, देख लेंगे कि क्या काम किया, कौन सी नई स्कीम आई है, क्या चल रहा है डेवलपमेंट में। तो ये जरूरी, पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल जरूरी है कि आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपको जानकारी हासिल होती है लोगों के बारे में भी, अगर पॉजिटिव तौर पे कर रहे हैं। लेकिन कई बार इस तरह की आलोचना आती है कि आप सोशल मीडिया पर रहते हैं और ज़मीन पर नहीं रहते हैं, तो आप क्या ज़मीन पर लोगों के बीच जा पा रहे हैं? मैं लगातार लोगों के बीच में ही रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। अच्छा, ये आलोचना आ रही थी बीच में, मैं पढ़ रहा था कि आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली है। अब देखिए, मैं तो अभी तो अकेला विधायक हूँ मध्य प्रदेश में मेरी पार्टी का जी, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि अगले टाइम हम लोग जाएंगे, मान लो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कम से कम 50 लोग और विधानसभा आए और जो है ना सरकार का गठन हम लोग तय करें। अब मेरे मन में ये विचार चल रहा, तो मैं दिल्ली में, नोएडा में साइकिल से मैं काम करता था 5-7 साल पहले। अब मैं साइकिल से मोटरसाइकिल पर आया था, मैं उधर से फिर मोटरसाइकिल से मैं कार पर आया हूँ, गाड़ी खरीदी है। तो गाड़ी तो मैंने लोन लेकर के एक्चुअल में खरीदी है, लेकिन एक बड़ा सोच और बड़ा विचार होना ही चाहिए, क्योंकि हमको हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला करना है। मैं आदिवासी लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों की जिम्मेवारी मेरे पास में, उनकी रात दिन सुख दुख दर्द तकलीफ पड़ती किसी प्रकार की, तो मुझे वहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे बिल प्रदेश का मैटर हो चाहे गोंडवाना का हो। तो वो ज़रूरत है, अपने आप में थोड़ा सक्षम तो ठीक ठाक होना पड़ेगा। तो मैं लीगल तरीके से लोन लेकर के गाड़ी फाइनेंस करवाया। अच्छा, आपने लोन लेके? हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर भी फाइनेंस करवा, जरूरत है ना उस चीज़ की। तो देखो, सोच बड़ी है, लेकिन ईमानदारी के साथ में रहूँगा, किसी प्रकार का 1 रुपये का भी इधर से उधर नहीं होने दूंगा और ना मैं गलत करूँगा ना आप उन्हें देगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और मध्य प्रदेश में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य भी है जहां सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या रहती है। तो आपको क्या वजह समझ में आता है कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, जबकि इतिहास ये बताता है कि कांग्रेस की बड़ी पैठ रही है, बड़ा मजबूत आधार रहा है आदिवासी इलाकों में मध्य प्रदेश के। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में और 1952 में पहला चुनाव हुआ था भारत में, तब से लगातार राज्यों की सरकारें बनी आ रही, तब दूसरी पार्टियां थी ही नहीं। तो बहुत पहले से ही आदिवासी उसमें जुड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे नई पार्टियां आती, नई पार्टियां आई, तो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट इनसे दूर रहता है, इसलिए नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है उससे अवगत नहीं होता आदिवासी को। राइट। तो अभी भी आदिवासी के दिमाग में कांग्रेस है। लेकिन अब क्या हुआ कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं अपना अलग रास्ता अपनाते हैं, चाहे नई पार्टी में रहो या नई पार्टी बनाओ, मतलब हालांकि बीजेपी और कांग्रेस से अलग हट करके। तो क्या हुआ, आदिवासी वोट का बंटवारा हो रहा। जो आदिवासी कांग्रेस के था साथ में था, वो आदिवासी कहीं न कहीं नई क्षेत्रीय आदिवासी पार्टी जैसे बीटीपी बीएपी इस टाइप का जो बनता है उनके साथ। जी, और जब आपने ये बात छेड़ दी है कि आदिवासी अब अपने संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी देखा गया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो एक वक्त में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बड़ी पार्टी बनती हुई नज़र आ रही थी आदिवासियों की, लेकिन धीरे धीरे उसका भी असर ख़त्म हो गया। अब कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं छोड़ पाती है। फिर भारत ट्राइबल पार्टी बनी, अब आप लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी बनाई जिसके आप विधायक हैं। क्या कारण आपको लगता है कि जयस जैसा संगठन जिससे आपने राजनीति की शुरुआत की, उनके भी अलग अलग टुकड़े हो गए? क्या किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं कि क्यों आदिवासी संगठन या आदिवासी पार्टी बहुत जोश के साथ शुरू होती हैं, बहुत अच्छा काम भी नज़र आता है, मुद्दों पे क्लैरिटी भी नज़र आती है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती है, ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है? एक तो
जो लीडर होता है किसी भी पार्टी का, चाहे पहले पार्टियां बनी हो चाहे भविष्य में कोई पार्टी बनाए, तो पार्टी के लीडर जो है वो सबको साथ में लेकर के चलने की कैपेसिटी, क्षमता होना चाहिए और लगातार मैदान में काम करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अपना जो भी पार्टी बना है या जो बनेगा वो चल पाएगा आगे। आपने गोंडवाना पार्टी का कहा, गोंडवाना पार्टी 2 है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय गोंडवाना, ऐसा कुछ है, 2 पार्टी है वहाँ पर। तो वो निकला था, एक ही से शुरू हुआ था, हमको नया स्टेट गोंडवाना बनाना है जी। मगर वो धीरे धीरे 2 फैक्शन हो गए उसके और अलग अलग हो गया। और पहले 1 2 3 विधायक भी बन करके और जाते थे, सदन में आवाज़ भी उठाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, बिखरते हैं तो लोगों में अविश्वास पैदा होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने वापस पुराने के पास में चला जाता है। आपने नया विकल्प दिया, अब जो नया विकल्प दिया है वो आपका ढीला डाला है या फिर टूटने जैसा है। बिल्कुल वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जब आप एक नया जैसे भारत ट्राइबल पार्टी बनी थी, भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP, गुजरात में 2 विधायक जीते, राजस्थान में 2 विधायक जीते, लेकिन फिर वो पार्टी भी टूट गई, भारत आदिवासी पार्टी बन गई। अब सुनने में आ रहा है कि आप भारत आदिवासी पार्टी से नाराज हैं, क्यों नाराज है, क्या हुआ है? देखो ये तो होता रहता है, नाराजगी आती जाती रहती है। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उसे अपनी पार्टी मेंटेन करने की उसके पास कैपेसिटी, क्षमता होना चाहिए। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, शायद 1952 जनसंघ कब तभी बना था, शायद पहले आम चुनाव के ही दौरान में। शुरू में इसको दिक्कतें हुई थी, वो जीता ही नहीं, फिर 1 या 2 जीते थे, अडवाणी जी, अटल बिहारी। धीरे आज देख लो, 2019 में देख लो कितना 303 सीट्स आया था। तो ये बीजेपी तो नहीं टूटी बीच में, आंदोलन करने वाले जरूर पार्टी के टुकड़े हुए थे, कौन से जयप्रकाश नारायण की लालू अलग हो गए, आपके मुलायम जी अलग हुए, इस टाइप से हुआ, साउथ वाले अपने अलग हुए। तो क्या है, जो पार्टी का लीडर है, आपने जो सवाल किया है कि आदिवासी की पार्टी क्यों टूट जाती, क्यों बिखर जाती, उसका कारण कभी शीर्ष जो नेतृत्व है, लीडरशिप, पार्टी को बनाने वाले और पार्टी को चलाने वाले जो जिम्मेवार लोग हैं ऊपर के, उनकी ये गलती है, इस वजह से पार्टियां टूटती बनती बिखरती हैं। जी, आपको नहीं लगता कि जो एक कोई केंद्रीय मुद्दा, एक विचारधारा, शायद वो जो काम करती है लोगों को जोड़ के रखने की, उसको और ज़्यादा उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। जैसे भील प्रदेश का मुद्दा है, आज अगर आप जैसे झारखंड में देखते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो अलग राज्य की मांग को लेके आंदोलन से वो पार्टी बनी। तो क्या आपको लगता है कि भील प्रदेश की मांग तो आप लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि उस तरह का कोई आंदोलन आप खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए उस तरह का कमिटमेंट भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में या लोगों में पार्टी के प्रति नजर नहीं आता है? हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि भील प्रदेश का आंदोलन अभी काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा है। बहुत पुरानी मांग है, ऐसा कहा भी जाता है, और आप भी देख रहे हैं छोटू भाई वसावा, मेरे ख्याल से 1980 जब वो पहली बार एमएलए बने थे गुजरात में, तब से उठा रहे। उसके पहले भी दिलीप सिंह भूरिया करके थे, और शायद गुजरात के भी एक थे कोई वसावा करके, वो भी, मतलब ये दशकों पुरानी मांग है। और आज हम 2024 में बैठे हुए, आज तक भील प्रदेश का आंदोलन जोर नहीं पकड़ पाया। तो हमको ये सोचने और इसके ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। जो बड़े शीर्ष नेतृत्व जो होता है उसको काम करने की ज़रूरत है। तो जी तेलंगाना बना था जी, है ना, तो वो तेलंगाना, उसका जो इतिहास हमको देखना पड़ेगा। झारखंड बना तो उसका इतिहास हमको देखना पड़ेगा, कितने लोग कुर्बानी देते हैं, कितने लोग आंदोलन करते हुए खुशी खुशी केसेस एक्सेप्ट करके जेल चले जाते हैं। तो इस प्रकार का हमें बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये जो बना है आपका झारखंड, शिबू सोरेन जो है, हेमंत सोरेन के पिताजी, कितना संघर्ष किया है उन्होंने, कितनी बार जेल गए हैं, कितनी बार उनका मौत, मतलब हत्या तक के प्रयास हुए हैं उनके, तब जाकर के और ज़्यादा सीट से, वो जो भी परिस्थिति बने उस टाइम पर, लालू यादव और जो भी है वो बने थे, मरांडी और अटल बिहारी वाजपेयी का बीजेपी का सरकार था, तो उनके ज़्यादा एमएलएस हैं, आप हमारा इधर सपोर्ट करो राज्य सरकार बनवाने में और हम आपको नया स्टेट देंगे, वो परिस्थिति बनती है। तो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की पड़ेगी आपको। जैसे भारत आदिवासी पार्टी बनी, आपको भील प्रदेश बनाना है, सभी को साथ में ले करके और कैपेबल आदमी को आगे करना पड़ेगा आपको। आपके पास में ज़्यादा एमपीज होंगे, आपके पास में ज़्यादा एमएलएज होंगे, तो खुशी खुशी बिना मांगे आपकी क्या इच्छा, आपकी भावना जान लेंगी बीजेपी, जिसकी भी सरकार बनेगी दिल्ली में, वो आपको नया राज्य दे देगी। आपको मजबूर कर देना पड़ेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं को कि हमारे बिना आपकी सरकार नहीं बनेगी।
जी। दिल्ली को आपको मजबूर कर देना पड़ेगा कि हमारे बिना भारत की सरकार नहीं बनेगी। अगर आपको सरकार बनानी है तो हमारे विधायक ले जाओ, आपकी सरकार बनाओ, लेकिन हमारा भील प्रदेश नया राज्य पहले बना दो। ऐसा कैसे तो हुआ था झारखंड में। जी। तो कमलेश्वर जी ये बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, हमने ये देखा कि आदिवासी भारत में संघ परिवार की तरफ से एक बड़ा कैंपेन खड़ा किया गया लगातार कई साल से, और अभी उनकी दिल्ली में एक रैली होने वाली है जिसको वो डीलिस्टिंग आंदोलन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आदिवासी जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह का मैंडेट इस बार आया है और राम मंदिर जैसा मुद्दा लोग कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उसका भी असर नहीं था, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद ये मुद्दा जो है वो अब और नहीं उठाया जाएगा, या आपको लगता है ये एक जेन्युइन मुद्दा है, आदिवासी इससे अपना को कनेक्टेड महसूस करते हैं और ये मुद्दा चलेगा भी? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो अभी जो कल परिस्थिति बनी है, रिजल्ट जो आया है जी, इसको लंगड़ी सरकार कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी था। इसमें क्या सभी प्रकार के लोगों की सुनवाई होगी। अपने डीलिस्टिंग की बात कही है। पहली बात तो आदिवासी जो होता है उसकी अपनी अलग परंपराएं हैं, अलग रीति रिवाज है, इसका अपना अलग कल्चर है। हर जनजाति कह रहा हूँ, मैं भील जनजाति से आता हूँ। हमारे इधर का कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, जीविका खान पान सब, और दूसरी कोई और जनजाति होगी, ऐसा आप उड़ीसा का ले लो, है कौंध है, या उधर आंध्र प्रदेश का ले लो, या ईस्ट इंडिया उधर ले लो नॉर्थ ईस्ट में, या मुंडा ले लो आप, कोरकू संथाल या गोंड ले लो। हर जनजाति का अपनी अलग अलग परंपराएं रीति रिवाज हैं। तो मैं हिंदुज़म के हिसाब से ही चलूँ, रोज़ मैं सवेरे सवेरे उठ के और राम मंदिर जाऊँ, या रोज़ मैं अपने घर में गणेश जी की पूजा करूँ, ये हमारे कल्चर में ही नहीं है। मेरे इलाके में हमारा जो है ट्राइब जनजाति, हमारी परंपरा है, मैं उसका निर्वहन करूँगा। तो अगर कोई व्यक्ति किसी और मज़हब में चला गया है मान लो, और वो अपनी संस्कृति और रीति रिवाज में ही जी रहा है, तो आप लोग उसको डिलिस्ट कैसे करोगे? अगर मैं आदिवासी जब भील जनजाति में आता हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी पूरी तरीके से एक हिंदू जो होता है उसके हिसाब से अगर मेरी चलेगी, और मैं मेरी परंपरा से कट जाऊँगा, मेरे रीति रिवाज छोड़ दूँगा, मैं खान का कान, हमारा नृत्य, हमारी भाषा बोली छोड़ दूँगा, तो आप मुझे हटा दीजिए, डिलिस्ट कर दीजिए। लेकिन कोई एक व्यक्ति जंगल में रह रहा है और उसने अपना जो स्पिरिचुअल, अपना जो सोच है ईश्वर के ऊपर की आस्था, उसको चेंज कर दिया, तो आप उसको कैसे डिलिस्ट करोगे? तो आप कह रहे हैं कि धर्म आधार नहीं हो सकता? हाँ, धर्म के आधार पर आप किसी को डिलिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने ये देखा, मध्य प्रदेश में भी, झाबुआ में हमने ये देखा, और भी कई इलाकों में देखा कि लगातार ज़िला स्तर पर लगातार इस मुद्दे को उछाला गया है, इस पे एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई है, और 125 से ज़्यादा रैली पिछले 1-1.5 साल के भीतर जनजाति सुरक्षा मंच नाम के एक संगठन ने की है, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद, क्योंकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, आदिवासी, दलित अस्मिता के सवाल, इन सारे सवालों की वजह से ही ये चुनाव परिणाम आए हैं जो आए हैं, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी, जिसने 400 पार का नारा दिया था, उसको साधारण बहुमत भी नहीं मिल पाया है। क्या आपको लगता है कि आदिवासी इलाकों में भी ये जो मुद्दे चलाए जा रहे थे, अब इन पर लगाम लगेगी, या आपको लगता है कि ये मुद्दे और तेज हो सकते हैं? अब देखिए, पहली बात तो ये कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, डीलिस्टिंग करना, लोगों को मोबिलाइज करके इकट्ठा करके, ये सरकार के ही द्वारा जो बुनियादी मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर बात किया जाना चाहिए और जिनको ऊपर काम किया जाना चाहिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें होती।
आपको आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार क्या है उसके ऊपर बात करना चाहिए। संवैधानिक अधिकार जो है आदिवासियों के स्पेशल जो बने हुए हैं, जैसे मान लो 275 हुआ है, 15(4) हुआ है आपका एजुकेशन में, आपका 5वीं अनुसूची संविधान की, उनको लागू, उनके ऊपर चर्चा करने के बजाय, उन पर पॉलिसीज बनाने के बजाय आप लोग इधर ध्यान भटका रहे हैं। तो डाइवर्ट करने का है दिमाग। और अगर ये अभी तो ऐसा लग रहा है, जो कल का रिजल्ट आया उससे ऐसा लग रहा है अब शायद ऐसी हरकतें नहीं करेंगे बीजेपी के लोग, आदिवासी की इकाई बना के वनवासी के नाम से अब ऐसी हरकत नहीं करेंगे, और करेंगे तो भी हम लोगों इसका फ़ायदा उठा लेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अब इस तरह का जो ध्यान भटकाने की जो राजनीति है वो अब नहीं करेंगे। अगर ये करते हैं तो हम इसका सदुपयोग कर लेंगे। किस तरह से? आप कैसे सदुपयोग? हम लोगों को बताएंगे कि देख लो आपके जो बुनियादी चीज, आपके जो मुद्दे हैं ये हैं, ये 207 करोड़ रुपया इन्होंने आदिवासियों को कहीं और किसी और को दे दिया है, उससे ये ध्यान भटकाने के लिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं। आपके स्कूलों की हालत खराब है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, आप रोजगार एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आप रोजगार नहीं निकाल रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए आपको हम लोग इसका सदुपयोग कर लेंगे, पर अभी करेंगे ही नहीं ऐसी हरकत। आपको ऐसा लगता है? ऐसा लग रहा है मुझे, अब नहीं करेंगे। अब इस पर एक और मुद्दा, जो यूनिवर्सल सिविल कोड, जो जिसको समान नागरिक संहिता यूसीसी कहा जाता है, यूनिवर्सल सिविल कोड, उसको लेके भी आदिवासी इलाकों में काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही थी। क्या आपको लगता है कि अब जबकि इस तरह का मैंडेट आया है, जब कि अपने सहयोगी दलों पर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपको लगता है कि अब आदिवासी भारत थोड़ा सा आश्वस्त होगा, आप जैसे लोग आश्वस्त होंगे कि इस तरह का यूसीसी को लागू करने की कोशिशें नहीं होंगी? देखिए, जो कोalition वाले लोग हैं, इसमें सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी रहेगी, वो लोग भी जैसी मानसिकता बीजेपी की है, यूसीसी इस टाइप की हरकतें करना, उनकी अगर दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं होगी तो ये नहीं लागू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार के नीतीश कुमार हैं, जैसा नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसा ये लोग सोचते हैं यूसीसी लागू करो, सबको एक समान कर दो, सभी की कल्चर ख़त्म कर दो, पहचान ख़त्म कर दो, ऐसी हरकत करने वाले, ऐसी अगर मानसिकता नीतीश कुमार की नहीं है तो नीतीश कुमार वहाँ आपत्ति लेंगे। तो आपको उम्मीद है कि अब इस तरह के इश्यूज जो हैं वो बैक बर्नर पर चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है 5 सालों के दौरान, जब तक ये इनका टर्म रहेगा, तब तक इस प्रकार की हरकत ये लोग नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या योजनाएं हैं, क्या बातें उठाने वाले हैं? मेरे वहाँ पर तो अभी 207 करोड़ रुपया आदिवासी बजट का आया है, वो इन्होंने आदिवासियों का जो पैसा था जो डाइवर्ट करके और दूसरी विभाग को दिया, उसको वापस इधर करवाने के लिए मुद्दा है हमारा। दूसरा, आदिवासी लोगों की जो जंगल, जहाँ घने जंगल हैं या जहाँ रोज़गार है ही नहीं और एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे है, वहाँ पर आज भी आदिवासियों का जनजीवन जो है वो जंगलों पर आधारित है। तेंदू पत्ता इकट्ठा करके, तोड़ करके और बेचने का है। तो अभी मुझे नोटिस में आया है, उसका जो दाम है वो बहुत कम दिया जा रहा। मैंने मांग की है, पत्राचार किया है मैंने, अभी सदन के अंदर भी मैं उठाऊंगा। जंगलों में जो लोग रहते हैं अपने आजीविका चलाने के दौरान, तो दुर्घटनाएं हो जाती है जंगलों में काम करने के दौरान, और ये जो जंगली जानवर ये हमला भी कर देते हैं, इसके ऊपर मैं सुरक्षा और बीमा जैसी के लिए मैं मांग उठाने का सोचा हूँ। दूसरा, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा बैकलॉग पद खाली पड़े हुए हैं, है ना, जिन पर भर्तियां नहीं हो रही कई सालों से, और वो रिक्त पड़े हुए, उसको भरवाने के लिए भी हमें सदन के अंदर में उसकी तैयारी अभी से चल रही, ऑन पेपर प्रश्न वगैरह सब तैयारी चल रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश्वर जी, आप हमारे ऑफिस आए, हमसे मिले और आपसे ये बातचीत हो पाई। तो दोस्तों, ये थे कमलेश्वर डोडियार, सैलाना विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के विधायक। इसी तरह से आदिवासी नेताओं से और उन लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे जो आदिवासी मुद्दों से सरोकार रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।